हाय ऑल लर्नर्स। आज की वीडियो में मैं जो आधा अधूरा रह गया था एक टॉपिक कैश फ्लो के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, क्योंकि हम लोगों ने खामोखा इस चीज को, जब आप इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हो और एक अच्छे इन्वेस्टर हो, थोड़ा डिफरेंस है। एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट क्या करता है, आपको एक रिपोर्ट बना के देता है जहां पे ऑल एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। He should know each and every point, whatever he is mentioning over his equity research report. But as an investor, when you are tracking a business, at least in a prima facie, if you are able to identify whether this business is doing good or not, मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि एक बिजनेस को समझने के लिए पहले आपको वो बिजनेस में अपॉर्चुनिटी, दो तीन तरीके का आपका रहेगा आपके साथ ऑप्शन, कि अभी एक सेक्टर में टेलविंड है, आप उस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो। सेकंड है, आपको वो बिजनेस के बारे में पता है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। थर्ड है कि आपको बिजनेस के बारे में उतना पता नहीं है बट आपको लगता है वो बिजनेस अच्छा करेगा। जैसे कि एक हेल्थ केयर सेक्टर में आपको पता है कि बहुत सारे हॉस्पिटल ओपन होंगे, लोगों को कुछ ना कुछ बीमारियां रहेंगे या कुछ मेडिसिन का रिक्वायरमेंट हो सकता है, तो आपको हॉस्पिटल सेक्टर का ग्रोथ दिखता है। बट सीडीएमओ में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, आपको बिजनेस समझने का जरूरत है। हो सकता है आप उसमें उतने अच्छे नहीं हो, आपको समझ में नहीं है कि मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, क्रैम्स क्या है, सीडीएमओ क्या है, बहुत सारे तरीके का क्या क्या अप्रूवल लगते हैं, कितने बार ट्रायल होते हैं, उसके बाद कैसे वो मार्केट में कितने देर तक वो पेटेंट एप्लीकेबल रहता है, बहुत सारी चीजों का आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस कर सकते हो। और ऐसा बहुत सारे सेक्टर है जो आपको समझ में आता है। हो सकता है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, कि हाँ, मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर में मैं करूंगा तो उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, केबल सेक्टर हो सकता है, पेंट सेक्टर हो सकता है, कुछ भी जो आपको थोड़ा बहुत पता है, या आप किसी आईटी कंपनी में काम करते हो, बैंक में काम करते हो, तो उस डोमेन में आपको पता है, तो एक कोई डोमेन वाले सेक्टर है। तो कैश फ्लो समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप वो बिजनेस के बारे में कितना जानते हो। तो एज एन इन्वेस्टर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट भी क्या करते हैं, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाओगे, you will be doing, maybe suppose you are a good equity research analyst, after long 2 3 years you'll be having your core competency, कि मैं ना बहुत ज्यादा कमोडिटी में अच्छा करता हूँ, मैं ज्यादा बहुत मेटल अच्छा कर लेता हूँ, बेस मेटल का, या मैं बैंकिंग अच्छा कर लेता हूँ। तो आपको आपका जो भी फंड हाउस है, दे विल बी सेंडिंग यू फॉर दो टू अटेंडिंग दो शॉर्ट ऑफ कॉल्स, कि आप उस बारे में बात करो। ठीक, क्योंकि आप एक ही जगह पे हर एक सब्जेक्ट में, जैसे आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते हो कि आपको इन एंड आउट सब कुछ पता है। एक होता है सब्जेक्ट, क्लास 1 to 10 के सब्जेक्ट, एक होता है एप्लीकेशन ऑफ दैट सब्जेक्ट, कि आपको बहुत ज्यादा एप्लीकेशन पता नहीं है, आप जानते हो जितना आपको पढ़ा है उतना जानते हो, उसके एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते हो। बट किसी एक चीजों में आपका इतना होल्ड है, पकड़ है, कि आपको उसका इन एंड आउट पता है कि क्या होना चाहिए। जैसे आप पकड़ लो कि एक किसी भी एफएमसीजी बिजनेस का जो कैश कन्वर्शन साइकिल होगा, मतलब कैश कन्वर्शन साइकिल क्या है, कैश टू कैश जब कन्वर्ट होता है, कैश घूम के जब आपका कैश, जब जब 1 सेकेंड, कैश आपका जब घूम के ना आपका वापस बिजनेस में आ जाता है, वो कैश कन्वर्शन साइकिल होता है। तो अगर कैश कन्वर्शन साइकिल आपको पता नहीं है किसी बिजनेस में, तो आपको ये पता नहीं होगा कि ये बिजनेस एग्जैक्टली कितना जल्दी, अगर कहाँ पे गलती चल रहा है। मतलब एक किसी भी फास्ट फूड बिजनेस में चलो, कि आपने किसी भी एक फूड स्टॉल लगा दिया है, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे उधारी का बिजनेस है नहीं। एक हॉस्पिटल से बिजनेस में हो सकता है कि कोई भी पेशेंट 10 15 डेज, तो कुछ एडवांस पेमेंट मिल जाता है, कुछ इन प्रोसेस मिलता है, डिस्चार्ज होता है तो पूरा पैसा मिल जाता है, वहां पे भी उधारी का चांसेस नहीं है। कुछ 1 2 दिन का हो सकता है क्लेम सेटलमेंट में, आपका कुछ डिले हो रहा है, वो सारे छोटे छोटे लैग्स है। तो डेटर ऑलमोस्ट नो है जहां पे उधारी का काम नहीं होता है। हो सकता है कोई कॉर्पोरेट टाई अप है, वहां पे कुछ डिले हो रहा है पेमेंट में,
those things are there, if any tie-ups are there. Unless you know all this small part, it is very difficult for you to judge the cash flow. कैश फ्लो बनता कैसे है? एक होता है बिजनेस में बैलेंस शीट और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस। चलो मैं आपको शो फर्स्ट किसी भी एक बिजनेस का ले लो, ऐसा रहे। तो एक है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, दूसरा हो गया बैलेंस शीट। अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट से मतलब हम लोगों को क्या पता चलता है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज अ हिसाब किताब आपका, द होल ईयर्स अकाउंटिंग यू आर कीपिंग इन अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कि आपका कितना सेल हुआ है, कितना आपने एक्सपेंस किया है, कितना आपने बिजनेस से कमाया है, कितना बिजनेस छोड़ के कमाया है, कितना आपने जो भी प्लांट एंड मशीनरी था उसमें कितना आपने डिप्रिसिएशन को अकाउंटिंग किया है, क्योंकि डिप्रिसिएशन क्यों एक्चुअल कैश का आउटफ्लो नहीं होता है, उसको अकाउंटिंग में रखा जाता है कि नहीं मेरा ना लैपटॉप मैंने खरीदा है, वो 3 साल में 33% डिप्रिसिएशन में 3 साल में उसको जीरो हो जाना चाहिए, बट 3 साल में थोड़ी वो लैपटॉप आप हो सकता है 5 साल चले। तो आप प्रोविजन करके रखते हो कि मैं ना 30-30 रुपया करके रख दूंगा, अगर 100 रुपया प्राइस है तो मेरा तीन जो थर्ड ईयर है, इस थर्ड ईयर में मुझे अलग से पैसा लेके ना आना पड़े एक कंप्यूटर खरीदने के लिए। तो वो एक्चुअल कैश आउटफ्लो नहीं होता है। फिर भी कंपनी क्या करते हैं, उसको प्रोविजन में रख के दिखा के डिप्रिसिएशन दिखा के वो अकाउंटिंग एंट्री करके रखता है कि बाद में मुझे जाके खरीद करना होगा, तो फिक्स एसेट का वैल्यू वो घटा देते हैं बैलेंस शीट से। बट आप जो प्रॉफिट देख रहे हो कि इस कंपनी का प्रॉफिट हुआ है 4, 8, 18, 19, 22, 50, ठीक है, तो ये प्रॉफिट एग्जैक्टली कंपनी में पैसा वापस आया है या नहीं आया है, ये जस्ट अकाउंटिंग है। क्योंकि जब बिजनेस होता है, जैसे आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस में क्या है, 30th को आपको पैसा मिल जाता है, उसमें कोई भी क्रेडिट नहीं है, कोई नहीं बोलेगा मैं आपको 10 दिन 15 दिन बाद दूंगा, वो आप सिक्योर्ड हो। किसी किसी बिजनेस में क्या है कि वो तुरंत तुरंत पैसा मिल जाता है, जैसे मैंने बोला एक फूड स्टॉल लगा के बैठे हो तो आपको मिल जाएगा, एक पेशेंट हॉस्पिटल लगा के बैठे हो तो आपको मालूम है मैक्सिमम 5-10 डेज जितना भी आपको वो ट्रीटमेंट करने के लिए लग रहा है, वो जो पीरियड है उसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा, नहीं तो आप रिलीज नहीं करोगे पेशेंट को। सेम थिंग एप्लीकेबल कि आप जहाज बना रहे हो, सोचो, तो ऐसे तो नहीं होगा कि आज ही आपको मैं ऑर्डर दे दिया आपने कल बना के दे दिया, तो आप पार्शियल पेमेंट लोगे, आप उसको 6 महीना 1 साल 2 साल 3 साल लगा सकते हो बनाने के लिए। तो इतना बड़ा पीरियड होगा जहां पे किसी का फंडिंग चाहिए, कुछ भी पैसा उधार चाहिए, खुद का बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस हो गया। जबकि एक फूड स्टॉल बना करने के लिए आपको उतना पैसा नहीं चाहिए। देखो, किसी जगह से ना किसी बिजनेस का कैपिटल इंटेंसिव कितना है और कौन सा बिजनेस छोटे से स्केल में हम लोग शुरू कर सकते हैं, एक जितना कैश कन्वर्शन साइकिल क्विक होगा, वो सारे बिजनेस में, अनलेस इट इज एफएमसीजी के बहुत सारा लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है, लार्ज स्केल में हो रहा है, उसमें आपका बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपका रॉ मटेरियल आपको उठाना पड़ता है, बहुत सारे एसक्यूज रहते हैं। बट वो अगर कोई एक छोटा सा एसक्यू से काम कर रहा है, एक केमिकल प्रोडक्ट स्पेशलिटी केमिकल एक दो प्रोडक्ट बना रहा है छोटा छोटा, जैसे फाइनोटेक्स केमिकल है, दैट इज नॉट अ एसेट हेवी बिजनेस, एसेट लाइट बिजनेस है, और उसको इतना छोटा सेगमेंट में काम कर रहे हैं कि कोई दूसरा आके नहीं सोचेगा कि भाई इसको मैं रिप्लेस कर दूं। जबकि फाइनोटेक्स केमिकल धीरे धीरे उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी किसी बिजनेस में कैश फ्लो को देखोगे, उस बिजनेस के हिसाब से देखोगे। ऐसा नहीं है कि मैंने कैश फ्लो रिजिड होके देखना है कि बिजनेस में पैसा कितना जल्दी आ सकता है, कहाँ पे रुक सकता है, कहाँ पे ब्लॉक हो सकता है, क्यों ब्लॉक हो रहा है। आप इस बिजनेस में सोचो कि 4, 8, 18, 19, 22, 50 करके सोचो कि गवर्नमेंट ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है, गवर्नमेंट बोला कि भाई मेरा प्रोजेक्ट है, बनाओ, जैसे प्रोजेक्ट बनेगा मैं तुम्हें 100% पेमेंट कर दूंगा, जैसे भी आपका L1 बीडर होते हो आपको पेमेंट मिलते जाता है।
या आप हैम मॉडल में काम कर रहे हो, तो उसमें 40-60 रेशियो में आपका काम चल रहा है, आपको बहुत पैसा लेके आना पड़ेगा। कुछ पैसा आप लेके आओगे, कुछ पैसा गवर्नमेंट फंडिंग से मिल जाएगा, आप एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे। तो जैसा भी बिजनेस नेचर है उस हिसाब से हम लोग को कैश फ्लो को देखना चाहिए। फर्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसमें जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं उसको दिखाते हैं। इसमें आपका जो उधार में भी लेके जा रहा है तो उसका भी तो हिसाब रखना पड़ेगा। इट्स अ ऑनगोइंग स्टेटमेंट है, जहां पे आपको एक एक पूरा साल का हिसाब आप देख रहे हो, मार्च 2024, मार्च 2025। मतलब आप इसको 5 साल के हिसाब से भी देख सकते हो और 5 साल अलग अलग करके भी देख सकते हो। तो बिजनेस ने 5 साल में क्या किया है, 87 करोड़ से 527 करोड़ का सेल किया है। देन उसका 4 करोड़ से टोटल अगर करोगे कि क्यूमुलेटिव कितना हुआ है, 50, 70, 90, 110 और पकड़ लो 120 करोड़ का, तो कंपनी ने करीब करीब 120 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया है, 120 करोड़ का। तो वो 120 करोड़ प्रॉफिट आपका कहाँ पे है, वो आ रहा है क्या बिजनेस में, कहीं पे? मतलब ये तो नहीं है कि बिजनेस कहीं ना कहीं पे आपका सिर्फ बिजनेस किया जा रहा है और उसका डेटर्स रिसीवेबल बढ़ रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपका क्रेडिट सेल्स भी रहेगा, कैश सेल्स भी रहेगा। पैसा कहाँ पे फंस रहा है वो भी यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे सारे चीजों को जहाँ पे पैसा फंसा है उसका भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज लिया जाएगा और नेट प्रॉफिट में दिखाया जाएगा। बट एक्चुअल पैसा ये नहीं है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख के बोल दे कि यही कैश फ्लो है, इतना ही कैश आया है। तो इसीलिए आ जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना इतना जरूरी हो जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो अकाउंटिंग प्रोसेस में नहीं जाएंगे कि भाई पीबीटी ले लो, पीबीटी के बाद आप डिप्रिसिएशन को ऐड करो, जो भी नॉन कैश आइटम्स है उसको ऐड करो, उसके बाद जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग रिलेटेड इनकम है उसको माइनस कर दो। हाँ, उसके बाद आपका बैलेंस शीट में जाओ, उसके बाद करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी का जो चेंजेस है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस है, उसको देखो, उसको कंपेरेटिव करके जो भी कंपैरिजन में जो प्लस माइनस हो रहा है उसको इनफ्लो आउटफ्लो में देके एक ऑपरेटिंग कैश फ्लो को प्रिपेयर करो। मैं उस सारे चीज में नहीं जाऊंगा, मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि एज एन इन्वेस्टर आपको कैसे देखना चाहिए कि गलती क्या हो रहा है, कहाँ पे आपको बिजनेस समझ में आ रहा है, या कैश फ्लो में कहीं पे गलती है, आप बिजनेस को बहुत अच्छा सोच रहे हो। लेट्स कम ऑन अ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में भी क्या हुआ है, कंपनी का रिजर्व 17 करोड़ से धीरे 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 धीरे, ये जो स्टेटमेंट है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है एक पर्टिकुलर डे का। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बैलेंस शीट आपका एक ही मतलब जैसा मतलब हर टाइम रहेगा। हो सकता है कि चलो के मार्च 2025 में इसने 41 करोड़ का दिखाया, आज हो सकता है उसके उसने 200 करोड़ का लोन ले लिया है। ठीक है, पूरा रेशियो जो आप डेट टू इक्विटी रेशियो चेंज हो गया है, वो 31 मार्च का 41 करोड़ है। ये हो सकता है कि आपका 1 अप्रैल को उसको एक लोन सैंक्शन मिला है, तो आपको एडिशनली देखना पड़ेगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में क्या हो रहा है, रेटिंग में क्या हो रहा है। आप एमसीए के साइड में जाके देखोगे कोई लोन सैंक्शन हुआ है क्या नया। सो यू विल गेट टू नो अहेड ऑफ अदर्स वेदर कंपनी, बिकॉज बैलेंस शीट गिव्स यू अ स्टेटमेंट ऑन अ पर्टिकुलर डे कि भाई ये आपका लाइबिलिटी है, ये आपका एसेट है, दिस इज नॉट ऑन गोइंग। The one particular day it is giving a statement, this is your assets and liability on 31st March, and it can be manipulated, it can be changed, many things can be done। आप हो सकता है कि आपने बोरोइंग लिया है, आपका करंट अकाउंट में पैसा है, आपने वो करंट अकाउंट से पैसा डाल दिया है और वर्किंग कैपिटल को थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि आपको डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा दिखाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ आपका अनयूटिलाइज्ड अमाउंट के ऊपर ये बैलेंस करा होगा, आपका टोटल लिमिट के ऊपर नहीं। 100 करोड़ का लिमिट है, आपने 40 करोड़ का अवेल किया है, चलो चलो के 100 करोड़ या आप 30th ऑफ मार्च तक 100 करोड़ का अवेल करते हो और 60 करोड़ का आप पेमेंट कर देते हो, वर्किंग कैपिटल में पार्क कर देते हो। तो आपका बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना आ जाएगा? बैलेंस कैश बैलेंस में आपका ये 60 करोड़ कैश से घट जाएगा। यहाँ पे 100 शेयर
की जगह पे वो 41 शेयर दिखेगा। बट ऐसा नहीं है कि यही आपका फाइनल स्टेटमेंट है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इट्स नॉट अबाउट अ एसएनएम कॉन्ट्रैक्टर। सो बैलेंस शीट इज अ statement where we are getting a view of a one particular day, what is your asset and liability. Now come to cash flow. So now the cash flow, as I said, so we when we are looking at a profit and loss statement, we are getting a this profit has happened on over a period of full next 5 years. Now how to check this cash flow has actually like it's coming back to the company or not, or what sort of business they are in. You will see that they have generated 14, 6, 21. Now, last 2 years, cash flow is showing that nothing is coming in their business, whereas they have done a 72 crore of profit. So, 72 crore profit, it may be delay, it may be some other things. So, how we will get to know that what has happened? So, profit before tax. This is profit from operation. No, whatever we are looking at. No, it is a profit before tax. So before paying tax, what you have generated from your operation. May again, I am saying that I don't want to go on a accounting part. ये 80 करोड़ का आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया है, उसके साथ आपने रिसीवेबल में आपका 8 करोड़ रुपया फंस गया है। ठीक है, आपका 58 करोड़ का इन्वेंट्री में पैसा फंसा हुआ है, जहां पे आपका इन्वेंट्री भी इंक्रीज किया है, और वो इन्वेंट्री भी आपके पास अभी, मतलब ये कंपेरेटिव स्टडी है। आप कैसे कंपेयर करोगे, यू इफ यू कम ऑन अ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट यू विल गेट टू नो कि देखो यहाँ पे इन्वेंट्री था 27, ये 85 हो गया है ना। यहाँ पे था 31, 39, तो 8 करोड़ का क्या हो गया है, आपका रिसीवेबल बढ़ गया है। तो कैश फ्लो इज गिविंग अ कंपेरेटिव स्टडी। वन, के प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से आपने 80 करोड़ का लेके आ गए, आप दिखा रहे हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो टैक्स माइनस करना है, जो भी करना है वो तो बात का बात है। नाउ हाउ यू हैव लाइक वेयर योर फंड गॉट स्टक, 8 करोड़ चला गया आपका रिसीवेबल में, अभी इन्वेंट्री भी आपका ऊपर चला गया है। आपका इन्वेंट्री था अराउंड 27, अभी आ गया 85। आप 85 माइनस 27 करो, आपको मिल जाएगा 58। तो आपका 58 माइनस हो गया, आपका इन्वेंट्री भी बढ़ गया है। तो इन्वेंट्री तो बढ़ गया है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका इन्वेंट्री बढ़ा है, आपका सेल्स अभी आगे जाके रिफ्लेक्ट हो सकता है कि आपने कोई भी मशीनरी इक्विपमेंट जो भी आप लोग का इस्तेमाल करते हो, वो सारी चीज जो भी वर्किंग कैपिटल रिलेटेड थिंग्स है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के रॉ मटेरियल्स वॉट एवर, क्योंकि स्लोप स्टेबिलिटी का बहुत काम हो रहा है। हो सकता है कि स्लोप स्टेबिलिटी के लिए बहुत उनको इन्वेंट्री होल्ड करना पड़ रहा है, बहुत जगह पे डाइवर्सिफाई हो रहा है। So maybe that is why their inventory is going up. But this is a concern which one has to monitor, that how this business is reducing their inventory or not. Otherwise, you are showing me profit, but your profit 80 crore, whatever you have shown, no, somewhere you are unable to realize it कि आपने कहीं ना कहीं भी इन्वेंट्री में पैसा डाल दिया है। वो पैसा ना आपने क्या किया, 35 शेयर आपने जैसे 58 करोड़ बैलेंस शीट में एंगेज किया है। आपने यहाँ पे क्रेडिटर जो है, जो आपको उधार में काम मतलब आपको देते हैं, ट्रेड पेएबल, तो ट्रेड पेएबल से भी आपने 68, 32 से 68, आपने उसको भी बोला है कि भाई आपने रॉ मटेरियल वॉट एवर यू आर सप्लाइंग टू मी एज ऑफ नाउ, आई एम हैविंग लॉट ऑफ वर्क इन माई हैंड, आई एम नॉट गोइंग टू पे यू एज ऑफ नाउ, so give me a credit for 90 days as I'll be realizing my thing. So you are taking a help of, instead of debt, you are taking a help from your suppliers, and supplier also allowing you, okay fine, चलो आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैं आपको उधार देने के लिए राजी हूँ। Fine, so you have taken this benefit from this particular suppliers. So that is why it is in positive, because आपने माल तो ले लिया है, बट उस माल लेने के बाद आपने उनको पैसा नहीं दिया है, तो कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है। आपने इन्वेंट्री जब खरीदा है तब आपका 58 करोड़ का कैश एंगेज हो गया है, और आपने जब माल खरीदा है तब आपका 35 करोड़ का क्या हुआ है, आपने
किसी से उधार में लिया है, अभी पैसा नहीं दिया है कि भाई मेरा 58 करोड़ का आने दो, मैं आपका पेबल भी वहां से कर दूंगा। ऐसे आपका अरेंजमेंट होगा। ठीक है, ऐसे करके आप जहां जहां पे आपका पैसा फंस सकता है, तो वो सारे आइटम्स, इंटर के बिजनेस में पैसा कहाँ पे फंस सकता है, वर्किंग कैपिटल में फंस सकता है, आपका करंट एसेट में फंस सकता है, करंट लाइबिलिटी में फंस सकता है। आपने कहीं पे लोन एंड एडवांस दे रहे हो, किसको दे रहे हो, कहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा है कि पैसा आप बाहर भेज दे रहे हो, हाँ, और वो पैसा नहीं आ रहा है। सो एंटायर थिंग वी नीड टू assess on a cash flow from operating activity. Once you are doing it, कि नहीं कहाँ पे पैसा फंसा है, मेनली लुक एट दिस थ्री पार्ट, के रिसीवेबल, इन्वेंट्री, पेएबल, operating borrowings, all these things are fine. Other working capital items all are fine. If you are just focusing on कि बिजनेस में कहाँ पे पैसा फंस रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम रिसीवेबल में फंस जाता है। वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर देते हैं, करके वो लोग क्या करते हैं, उसी को सेल्स दिखा देते हैं, बहुत ज्यादा सेल्स हो जाएगा, क्योंकि आप तो आप ही के भाई को बेच रहे हो और उससे पैसा भी नहीं ले रहे हो, लोगों को प्रॉफिट में दिखा दे रहे हो कि भाई मेरा 50 करोड़ का हो गया है। बट आई एम नॉट गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ दिस बिजनेस, दे आर डूइंग बिजनेस विद अ गवर्नमेंट एंटिटी, दे आर स्पेशलाइज कंस्ट्रक्शन कंपनी। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल दैट हाउ वन हैज टू लुक एट कि जितने भी सारे वर्किंग कैपिटल आइटम्स में कहाँ पे पैसा फंसा है, उसको आपने देख लिया। 32 करोड़ का आपका वर्किंग कैपिटल आइटम्स में भी पैसा फंस गया है कहीं ना कहीं पे। सो आपने 63 करोड़ का पैसा तो फंसा के रख दिया है। तो वो आप अगर इसी कंपनी को पूछोगे, आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि क्यों आपका इन्वेंट्री में पैसा फंस रहा है, कहाँ पे फंस रहा है, पैसा क्यों वापस नहीं आ रहा है। दे विल बी गिविंग यू अ जस्टिफाइड, इफ इट इज जस्टिफाइड कि नहीं हम लोग का बिजनेस अभी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट कश्मीर में नहीं, नॉर्थ ईस्ट में भी हो रहा है, वहां पे भी इन्वेंट्री होल्ड करना पड़ रहा है। सो व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन दे आर गिविंग, whether you understand the business properly or not. Now, whatever tax they are paying, that will be a definitely outflow. So from this, no, we will derive as a cash flow from operating activity. तो बिजनेस ने तो दिखाया 50 करोड़ का उसने प्रॉफिट किया है, बट वो 50 करोड़ आपका एडिशन नहीं हुआ है कहीं पे भी। वो 50 करोड़ आपने सारे अकाउंटिंग प्रोसेस में आपने दिखा दिया है, बट कैश, एक्चुअल कैश फ्लो आपका बिजनेस में नहीं हुआ है। सो कैश फ्लो विल गिव यू द राइट पिक्चर। सो दिस वीडियो ऑल अबाउट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वंस यू आर लुकिंग एट दिस प्रॉपरली कि नहीं कैश कहाँ पे ब्लॉक हो रहा है, इसको मुझे देखना है, तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन आंसर, मतलब आपसे प्रॉफिट एंड लॉस देख के आप डिसाइड नहीं करो। जैसे कंपनी ने क्या दिखाया है कि मेरा कैश फ्लो ईपीएस कितना है, 21.86। आई एम नॉट सेइंग दिस कंपनी इज बैड। यू नीड टू आई यू नीड टू लुक एट बिजनेस। आई एम गिविंग एन एग्जांपल दैट 21.86। नाउ यू नीड टू गो डीपर के ये बिजनेस एग्जैक्टली क्या करता है। आप अगर सोचो कि कैश फ्लो तो ये ओवरव्यू हो गया, आपको और भी स्क्रूटनी करना है और एनुअल रिपोर्ट में जाना है, एक एक आइटम को देखना है, ऑडिटर्स नोट को देखना है, थोड़ा रिसीवेबल किसको किया है, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है क्या उसमें, कोई ऑडिटर ने नोट्स दिया है क्या, वो सारी चीज आपको देखना है। वेन यू आर नॉट श्योर दैट ओके नो यू आर नॉट हैप्पी विद द वे इट लुक्स एट। और अगर आपको लगता है नहीं बिजनेस तो सही है, प्रोमोटर सही है, हाँ आपने कैश फ्लो में भी देख लिया, आपको और भी एनुअल रिपोर्ट का एटलीस्ट एनुअल रिपोर्ट में ट्राई टू रीड ऑडिटर्स नोट, तो एटलीस्ट आप देखो आप बिजनेस में नहीं जा रहे हो, सारी चीज फ्रॉड होने के बाद कहीं पे कुछ बिल आता है फॉरेंसिक ऑडिट में, एटलीस्ट आप अगर देखते हो ना कि वो बिजनेस क्या कर रहा है, उसका कैश फ्लो में अगर ऑडिटर भी कुछ नहीं लिख रहा है, आपको कुछ एबनॉर्मल दिख रहा है क्या कि बिजनेस में ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा कुछ हो रहा है। वन, सेकेंड है कि इसने 21.86 का तो ईपीएस दिख रहा है, बट एक्चुअल ईपीएस कैश फ्लो का ईपीएस कितना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना जनरेट किया है, तो मैं एक अलग से इसका ईपीएस दिखा रहा हूँ। वन सेकेंड।
वन सेकेंड। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 5 साल में इतने किसना कितना किया है? सो दोज काइंड ऑफ थिंग, नो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। देन कैश फ्लो पर शेयर मैंने किया है फॉर्मूला। देखो, इसने क्या दिखाया है, इसने दिखाया है कि इसका 21.86 का कैश फ्लो है, मतलब ईपीएस है। और कैश फ्लो पर शेयर क्या कितना है ऑपरेटिंग? हम लोग कैश फ्लो पर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस से निकालते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मैंने क्या किया है, उसका एक फॉर्मूला बना के स्क्रीनर में डाला है कि भाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो भी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है उससे निकाला है। इसका तो 47 पैसा है। ठीक है। नाउ दैट डजंट मीन दैट एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर इज अ बैड बिजनेस। It may be a nature of business. They're in a capital intensive business. The time period for cash to cash conversion is very big. They're in a construction. So that is why maybe and possibilities are higher if you go and read. I don't want to recommend or say, but as per the nature of a business, the fund may get blocked, and that is not a negative thing. Only thing is you need to take care of whether it is piling up or not. So if it is piling up, then people will be taking it as a red flag. And if it is continuously eroding and companies continuously raising fund or something they are doing, no, so they're unable to manage their cash flow. That is why they require more and more fund. If their top line is growing, cash flow is also giving a fund. So then they don't require any kind of a fundraising. If cash flow is poor, definitely they require a debt, they require a fundraising, all this thing. I hope it is clear. Maybe a little lengthy video. Maybe I have not, I don't know whether you people understood or not. If anything I missed, please let me know through a comment so I can explain it in my future video. Thank you, everyone. I may not be very regular on YouTube, but if you give a topic, because if anything I can contribute to make any of you know, like any things where your concept is not clear or you feel that somebody can explain it, then it will be a good for you. Then I'll come and explain you. Like if that topic is like I can explain to you very well, then definitely I'll come and make a video on that. Okay, everyone.